स्क्रीन विजिबल आप लोगों को? चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 तक कल हो गया था, 48 का देख लेता है। तो 48 का है, कौन सा ऑप्शन है 48 का? सब लोग आंसर करें, कोशिश करें सब लोग। तो जिनका सी ऑप्शन आ रहा है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक वेक्टर ई डी एंड पी। ठीक है, यानी आपके पास जो है रिलेशन पूछा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोलराइजेशन वेक्टर के बीच। ठीक है, तो ये कई बार हम करा भी चुके हैं और आपके पास, ठीक है, तीन सदिशों के बीच रिलेशन पूछा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का आंसर बताइए। टोटल एनर्जी ई ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, यानी हिंदी में कहेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है। ठीक है, हाइड्रोजन में परमाणु की कुल ऊर्जा कितनी होती है? तो इसके इसके लिए हमने बताया था आपके पास, क्या करिए आप लोग कि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ हमने v की वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवाई होगी। ठीक है, या फिर एक काम करिए, एक और तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर v की वैल्यू रख दीजिए, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करिए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे फिर टोटल एनर्जी में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एक तरीका ये है, और एक और शॉर्टकट तरीका, क्योंकि v की और r की वैल्यू आपको याद नहीं होगी, तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि कोलम्बियन फोर्स में बात करते हैं। अगर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हम, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, सॉरी, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है चारों ओर। ठीक है, तो अब इनके बीच सेंट्रीपिटल फोर्स और कोलम्बियन फोर्स लग रहे हैं, तभी तो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोलम्बियन फोर्स कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ये न्यूक्लियस के पास मान लीजिए चार जेड ई है और ये इलेक्ट्रॉन के पास कितना ई है, तो z की वैल्यू तो 1 आने वाली है, ऐसे आएगा ये जेड ई स्क्वायर Q1 इंटू क्यू टू, ये Q1 मान लीजिए, ये Q2 मान लीजिए, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो z की जगह तो 1 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर क्या करूं मैं यहां पर, अगर हाफ का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, हाफ का मल्टीप्लाई कर लूं, ये आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, हाफ का मल्टीप्लाई कर लिया, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाफ का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन एक आर कैंसिल हो गया तो एक ही आर बच गया। तो ये जो एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है। आपके पास काइनेटिक एनर्जी जब इतना आ गया, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आया 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। जब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी तो जानते हैं, दो चार्ज के बीच कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू अपॉन एक क्यू तो ये, क्योंकि दोनों के बीच पोटेंशियल क्या हो जाएगा, उस इसके साथ क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन जो जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है यहाँ पर, वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द क्या है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एंड क्या हो जाएगा, इनटू चार्ज। ये पोटेंशियल एनर्जी इनटू क्या हो जाएगा, चार्ज। वो कितना है, 1/4 पाई नॉट ई अपॉन आर, चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस ई। यही तो पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप इसका रीजन लिखना चाह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इनटू चार्ज क्यों है, जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, वैसे क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, कि जो कहीं से इनफाइनाइट से कोई चार्ज ला रहे हो, उसमें जो वर्क डन करना पड़ रहा है, वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित होता है। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो जाएगी इस हाइड्रोजन के केस में, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ द चार्ज ऑन दी न्यूक्लियस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास -1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो अब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपके पास, टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर। ये कितना हो जाएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, -1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब एक काम करिए, यहाँ से 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, ई स्क्वायर बाई आर, यहाँ क्या बचेगा 1/2 -1, तो ये किस में आ रहा होगा, माइनस साइन के साथ आ रहा होगा, ई स्क्वायर अपॉन कितना 8 पाई एप्सिलॉन आर। तो जिनका सी ऑप्शन आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है, जिनका सी ऑप्शन आ रहा है करेक्ट आ रहा है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 50 बताइए, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम, ठीक है, डिके, अल्फा डिके है, अंडर गोइंग द अल्फा डिके 4.5 10 to the power 10 to the power 9 ईयर, what is the activity of 1 ग्राम सैंपल ऑफ यूरेनियम, ठीक है। वैसे तो ये आपके सिलेबस से ये हट गया है, ठीक है, पर फिर भी मैं करवा देता हूँ आपके पास, ठीक है। तो जो एक्टिविटी है आपके पास, सॉरी, एक्टिविटी है, इसको नीचे करवा, एक्टिविटी क्या होता है आपके पास, एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है आपके पास, आर या ए से हमने दिखाया होगा, ठीक है। एक्टिविटी ए इक्वल टू कितना कहा था, लैम्डा एन, बहुत सारी बुक आर भी लिखती है लैम्डा एन। अब आपको ने इसको क्या किया, जब इस लैम्डा के जगह लिखा, लैम्डा की वैल्यू कितने लिख देंगे, 0.693,
बाय हाफ लाइफ, ठीक है, इनटू एन, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो कितनी है, डीके कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.693 टी हाफ, ठीक है। अब एक चीज है, यहां पर आपसे पूछा है वन 1 ग्राम का पूछा है। किसका पूछा है? 1 ग्राम सैंपल का पूछा है। तो एक काम करोगे आप लोग यहाँ पे कि ये 0 पॉइंट, ये तो ठीक है, अब इसको क्या करोगे, अगर मुझे एक चीज जानते हो आप, नंबर ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, एन इक्वल टू कितना है, अगर n इक्वल टू देखोगे आप n अपॉन एन एवोगैड्रो नंबर से जब डिवाइड करोगे तो मास अपॉन मोलर मास आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है आपके पास, जब आप करते हो, ये है एवोगैड्रो नंबर, एन इज एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो अगर मैं 1 ग्राम की बात करता हूँ, 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम, अगर ये फॉर्मूला समझ नहीं आया तो एक काम कर सकते हैं हम, अगर मैं 1 ग्राम द नंबर ऑफ, ऐसे लिख सकता हूँ, द नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम यूरेनियम, 1 ग्राम यूरेनियम, तो 1 ग्राम एन इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास ठीक है, ये आ जाएगा एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जो मास है उसके पास, मोलर मास इनटू कितना हो जाएगा आपके पास, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। या आप सिंपल सा ये कह सकते हो कि आपके पास कितना हो जाएगा, जो एवोगैड्रो नंबर मतलब एन ए डिवाइड बाय कितना, उसके पास मास कितना है, यही तो करता हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 6.023 10 to the power 23 डिवाइड बाय एम कितना हो जाएगा, कितना यूरेनियम है, तो यूरेनियम कितना, 238, तो मास कितना है इसका, 238, ठीक है। अब यहां पर रखेंगे इसकी वैल्यू कितने, हाफ लाइफ दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.023 10 to the power +23 डिवाइड बाई 238। अब इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे दे रखे, टी हाफ लाइफ टाइम भी दे रखा है, तो हाफ लाइफ टाइम दे रखा है, हाफ लाइफ टाइम कितना है, ये हो जाएगा 0.693, और आपके पास लाइफ टाइम कितना दे रखा है, हाफ लाइफ 4.5 10 to the power 9 इंटू, ये कितना हो जाएगा, एन की जगह आ जाएगा यहाँ पर 6.023 10 to the power 23 डिवाइड बाई 238। कुछ और भी दिया है इसका, इससे आंसर आ रहा नहीं आएगा, इससे आंसर, ठीक है। लाइफ जो किस में दे रखी है, तो ईयर पे दे रखी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक और चीज में कर सकते हैं हम, कि जो डी के लाइफ है वो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें कितने से, 1665 दिन,
365 दिन से किस में करना पड़ेगा? जो डीके लाइफ है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ईयर में दे रखा है ना, तो एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 दिन, एक दिन में कितने? 24 घंटे। 24 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। तब जाके आपके पास इसका आंसर 0.23, क्योंकि ईयर में पूछा ना, डिवाइड बाई 238। चलिए अब इसको सॉल्व करोगे आप मैथमेटिक्स से, बाकी तो सॉल्व कर लोगे आप इसको। ठीक है, अब हो जाएगा ये क्यों किया? क्योंकि वो ईयर में दे रखा है। 4.5 10⁹9 ईयर लिखा है, जो हाफ लाइफ है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1 ग्राम यूरेनियम का क्या पूछा है? 1 ग्राम यूरेनियम, व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम पूछा है, तो पर सेकंड में इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पर सेकंड में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? अब इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1.23 10⁴। ठीक है, 10⁴। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है अपने पास? कोई ऐसा ऑप्शन है? ठीक है, तो ये बैक्यूरल में आ जाएगा। ठीक है, 1.23 बैक्यूरल। ठीक है, तो कई जगह आपके पास ऐसा सॉल्यूशन दिया होगा, पहले जो आपके पास सैंपल था उसको ग्राम में कन्वर्ट करके किया होगा, मोल पर ग्राम कन्वर्ट करके। ठीक है, सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, चलिए, हो गया इतना, सबको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर किसको कहा जाता है? फेज शिफ्ट ऑसिलेटर को, हार्टले ऑसिलेटर को, कॉलपिट को, या क्रिस्टल को? हिंदी में भी है डॉट डॉट स्थिर आवृत्ति का दोलित्र है। स्थिर आवृत्ति का दोलित्र है कला विस्थापन दोलित्र, क्रिस्टल दोलित्र, हार्टले दोलित्र और कॉलपिट्स और ऑसिलेटर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जिनका बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, क्रिस्टल ऑसिलेटर। अब कैसे रीजन, तो रीजन जान लेते हैं। और क्योंकि क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है, क्रिस्टल ऑसिलेटर में जब भी हमने यूज किया होगा तो एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज किया होगा। क्या यूज किया? क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है कंट्रोल करता है फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, क्या करता है? फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। और जो क्रिस्टल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इंश्योर करती है कि वो हाईली स्टेबल है। ठीक है, और हाईली स्टेबल और क्या देता है? प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी देता है, जिसके वजह से इसको ये आइडियल बनाता है फॉर मैनी एप्लीकेशन फॉर रिक्वायर्ड फिक्स और स्टेबल फ्रीक्वेंसी। जहां पर भी जरूरत होगी वहां पर आपको क्रिस्टल ऑसिलेटर उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फिक्स और स्टेबल जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो मिलती है क्रिस्टल में। पर अगर मैं फेज शिफ्ट की बात करता हूं तो फेज शिफ्ट में क्या होता है? जो आउटपुट जनरेट होता है, जो है आउटपुट जो जनरेट होता है वो, आप जानते हैं फेज शिफ्ट में आर और सी के कॉम्बिनेशन की वजह से होता है। तो आरसी नेटवर्क कनेक्ट होता है जिसके वजह से आपके पास क्या है? जिसकी वजह से क्या है आपके पास? जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स नहीं होती है और स्टेबल नहीं होती। ठीक है,
और दूसरा है कॉलपिट ऑसिलेटर। तो कॉलपिट ऑसिलेटर में क्या होता है? कॉलपिट ऑसिलेटर में क्या होता है? कॉम्बिनेशन यूज होता है इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो जो कि क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। कॉलपिट और टैंक सर्किट जब पढ़ाया होगा हमने, तो वो क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, स्टेबल तो होती है, पर जो आपके पास क्रिस्टल ऑसिलेटर जैसे फिक्स नहीं होती है। ठीक है, वैसे ही हार्टले ऑसिलेटर में भी क्या करते हैं, आप यूज करते हो, हार्टले में भी यूज करते हो, टैंक सर्किट यूज करते हो, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ आर और एल और सी का कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे ज्यादा फिक्स किस में होता है आपके पास? क्रिस्टल ऑसिलेटर में। रीजन यही है कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज करते हैं। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या है, वो कंट्रोल करता है आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी को, और हमें क्या मिलती है, स्टेबल और फिक्स फ्रीक्वेंसी मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंथ कंपोनेंट ऑफ 248 डेसिमल। इसका आंसर बताइए। टेंथ कंपोनेंट बताइए किसका, 428 का। ए ऑप्शन दे रखा है 472, बी ऑप्शन दे रखा है 400, 572 और 752, और डी ऑप्शन दे रखा है 257। चलिए इसका आंसर बता दो जितेंद्र, इसका कितना आंसर होगा? चलिए, जिनको नहीं है, यहाँ देख लीजिए। जब मैंने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकंड कॉम्प्लीमेंट, तो वहां पर मैंने नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट भी बताया था आपके पास। क्या है, जब आपके पास मैंने फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, सेकंड और नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट भी बनाया। ठीक है, देखिए अगर टेंथ कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप क्रॉस चेक कर लेना। एक के लिए तो मैं बता देता, इसके लिए तो ठीक है। वैसे मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ। देखिए, क्या आपके पास जो नंबर है वो कितना है, 428। इसका नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखता हूँ मैं पहले। चलिए एक साइड लिखता हूँ मैं नाइन्थ, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर टेंथ कॉम्प्लीमेंट। नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट और टेंथ कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं 428। ठीक है, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके ऊपर 9 कर दो, कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे माइनस करिए, कितना हो जाएगा, 5, 7, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1, 7, 5। ये हो गया नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट। टेंथ कॉम्प्लीमेंट के लिए भी यही होगा, 9 9 इसके ऊपर लिख दोगे, कितना आ जाएगा, 1, 7 और 5। और आपको एक और कॉम्प्लीमेंट चाहिए, टेंथ कॉम्प्लीमेंट, तो क्या कर दोगे, +1 कर दोगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2, 7, 5। तो ये टेंथ कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, नहीं तो एक काम कर सकते हैं,
आप लोग जो है 3 डिजिट का नंबर है आपके पास, कितना 428 है, ठीक है। ये कितना वर्क करता है मैंने इसको चेक नहीं किया, बस अभी जस्ट बता रहा हूँ, बाकी मेथड से करिए। आपके पास ये है, तो सबसे 10th की कौन सी पावर है, देखो इसको क्या लिखते हैं, 0 इसको 10 इसको 100, ठीक है। तो 3 डिजिट आ गए, तो कितना आ गए 1000, 1000 में से माइनस कर दो 428 को, आपके पास दो 572 ही बचेगा, ठीक है। ये कितना वर्क करता है ये नहीं मालूम मुझे, मैंने बहुत ज्यादा चेक नहीं किया इसको, ठीक है। पर आपके पास जो है मेथड तो ये है, ये मैंने क्लासरूम में भी करवाया आप लोगों के पास, तो आप लोगों को शायद नया नहीं लग रहा, ठीक है। अगर इससे भी आंसर आ रहा है इसका, ठीक है, तो इसको तभी लगाना जब आपके पास आपने बहुत सारे इसके एग्जाम्पल किए हो, ठीक है। ठीक है, वैसे ही फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट भी बताया हमने आपको, फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ आप लोगों के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसे बताऊंगा मैं, ठीक है, आपके पास बताते हैं इसे, लेजर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, द जीमान ट्रांजिशन ऑफ जी वैल्यू ऑफ डी, कितना है वैल्यू ऑफ डी 3D2। तो मैंने जब एटॉमिक पढ़ाई होगी तो आप लोगों को मैंने पहले कहा कि जो आपके पास लेंडेजी फैक्टर है वो पेपर में आएगा, और इस पेपर में आ भी रखा है, ठीक है। तो जी जे जिसको बोलते हैं जी जे, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका फॉर्मूला होता है 1+1, मत भूलना नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2J प्लस कितना, ये आता है J+1 और प्लस SS+1 माइनस LL+1 डिवाइड बाय 2J+1, ठीक है, यही है। अब देखिए यहां पर आपके पास दे रखा है, क्या दे रखा है 3D2, ध्यान रखना। तो हमने जब मल्टीप्लिसिटी करवाया होगा आप लोगों के पास, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म पर करवाया होगा, तब हमने ये कहा होगा कि इसको ऐसा लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है कि आपके पास मान लीजिए कोई यहाँ पर J है, ये कितना लिखा जाता है 2S+1, और यहाँ पर N होता है, तो 2S+ इसको याद रख लेना, ये दिखाता आपके पास कि कौन सा है, L कौन सा है, ठीक है। ये क्या दिखाता है L कौन सा, यानी आप जानते हैं कि S P D F, चलिए F ही तक मान लेते हैं, L की वैल्यू जो होती है वो होती है 0 1 2 3, ठीक है। अब जो आपके पास मल्टीप्लिसिटी है, एक तो पता चल गया हमें, एक ये पता चल गया कि आपके पास क्या है, जो L की वैल्यू है वो तो 2 है। अब S की वैल्यू पता करने करते तो ये 2S+1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 1 आ जाएगा, S की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब जो है आपके पास बात करते हैं J की, तो J तो आपको दिख रहा है कितना 2 है,
तो ये सब वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, कितना हो जाएगा, जे आ जाएगा 2, 2 प्लस 1 प्लस एस है 1, 1 प्लस 1 माइनस एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है आपके पास 2, 2 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, जे कितना है आपके पास 2, 2 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 6 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइड बाई 6, 12, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/6, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7/6। तो इस फॉर्मूले को याद रखना आपको ज़रूरी है, जब हमने क्लासरूम में करवाया होगा तो डिस्कस करवाया होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। चलिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन, जैसे इन्होंने भी यही गलती की कि आपके पास क्या है 1/6, क्योंकि 1 प्लस नहीं लगाया होगा, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो 7/6 जो है इज अ करेक्ट ऑप्शन, ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 001011110001 को बाइनरी नंबर को ऑक्टल में बदलना है, बाइनरी नंबर को ऑक्टल में बदलना है, ठीक है। तो चलिए इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके पास कन्वर्ट करना है, आपके पास क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 55, वो है 10111100 और 11102, इसको किस में कन्वर्ट करना, ऑक्टल में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अब क्या है, जो ऑक्टल होता है वो कितना होता है, 3 बिट बाइनरी होता है, 3 बिट बाइनरी, और 3 बिट बाइनरी होता है, ठीक है। तो 3 बिट बाइनरी में देखिए तीन तीन देखते हैं, पहले से कर लेते हैं। 1, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, इन तीनों को एक साथ लिखेंगे, फिर ये नेक्स्ट ये वाला आ जाएगा, इन तीनों को एक साथ लिखेंगे, फिर लास्ट में ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर एक, पहले इनको लिख देंगे। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे लगा नहीं सही कि हम लोग कर पाएंगे। कितना है, लास्ट में तो 4 बच रहे हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से जो है करेक्ट नहीं है, जैसे इन्होंने लास्ट में 4 लिख दिए हैं पूरे, कि 1011। अब देखो यहाँ पर लिखा है 421, ये सिग्निफिकेंट बिट, सिग्निफिकेंट वैल्यू है, यहाँ पर भी 421, और यहाँ लिखा है 8421, तभी करेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। राइट टू लेफ्ट वाले से, हाँ लगा तो सकते, सही। चलिए एक काम करते हैं, ये 3 का हो गया, अब यहाँ पे 1 3 0 लगा देते हैं, सॉरी 2 0 लगा देते हैं। अब ये हमने अलग अलग लिख दिया 3 बिट बाइनरी में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 421, ये बिट सिग्निफिकेंट वैल्यू है 421, यहाँ पे भी कितना रहेगा 421 और 421। चलिए इसको लिखते हैं, कितना कितना हो गया, अब ये तो 1 ही रहेगा, ये कितना बन गया
3 बन जाएगा, क्योंकि इसके जिसके नीचे हैं 1 1 है वही ऐड होगा। तो ये 3 बन गया, ये कितना बन गया, ये ओनली 4 बन गया, और ये कितना बन गया, 6 बन गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं, लेफ्ट टू, जो जो ऐसे करेंगे वो लेफ्ट टू इधर करेंगे ना, इधर तो सिग्निफिकेंट के इधर कर लेंगे आपके पास। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो डी ऑप्शन इनका है, वो करेक्ट ऑप्शन है। डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट है आपके पास, इस बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। सबसे हो जाएगा ये तो, डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। बहुत आसान है, सी ऑप्शन करेक्ट आ रहा होगा। सी आ रहा होगा सबका। ठीक है, अपने बेसिक मेथड वही रखें। कोई कहीं से देखिए, आपने जितना भी देखा होगा मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, मुझे सारे क्वेश्चन याद नहीं है, याद थोड़ी ना है। क्या है, अपने बेसिक जो हमने करवा रखे हैं, हमने जो क्लासरूम में डिस्कस कर रखे हैं, उनसे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, और अपने ही मेथड फॉलो करने हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि इंटरनेट में कुछ भी दे रखा है, मान लीजिए कुछ भी कर रखा है, तो उन चीज से बचे, जो आपने पढ़ा है वो सत्य है। सबका सी आ गया होगा, मुझे सॉल्व करने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो होल बार हटा दो। सबसे पहले ये बड़ा वाला बार हटा दो। तो बड़ा वाला क्या है, आपकी डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है कि ए प्लस बी के ऊपर अगर बार हो तो उसको ए बार डॉट बी बार लिखा जाता है, और अगर ए बार डॉट बी बार के ऊपर बार है तो ये लिखा जाता है ए बार प्लस बी बार। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले ए प्लस बी, इसके ऊपर बार है, एक बार ऑलरेडी है, तो एक बार कौन सा आ जाएगा, इसके वजह से आ जाएगा, डॉट कितना है, सी डी, बार ऑलरेडी था, तो एक बार किसकी वजह से आ जाएगा, डी मॉर्गन थ्योरम के अप्लाई करना। तो ये बार बार कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, ए बार प्लस बी डॉट सी डॉट डी। ठीक है, तो यही तो है, यही यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। डेवलप द आउटपुट एक्सप्रेशन। तो यहीं पर डेवलप कर देते हैं। देखिए, यहाँ ए और बी है, और ये कौन सा गेट है, नॉर गेट। यहाँ पर नॉर गेट, सब नॉर गेट है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, मैं जूम कर देता हूँ इसी को। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी का बार, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, सी प्लस नॉर गेट है। ठीक है, ये हो गए दोनों सॉल्व। अब देखो यहाँ पर भी नॉर गेट है, तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का बार प्लस कितना, सी, इनका भी बार लग जाएगा, ऐसे कुछ बन जाएगा। तो यहाँ पर भी यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डी प्लस ई का बार प्लस एफ का होल बार। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, जब फाइनल एक्सप्रेशन में आएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन में, कि
ए प्लस बी का बार प्लस सी का होल बार प्लस डी प्लस ई का बार प्लस एफ का होल बार। इसको सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करोगे? सिंपल सा डी मॉर्गन थ्योरम यूज करके डॉट प्लस का क्या बना दोगे, डॉट। तो ये क्या हो जाएगा, जब बार का बार लग जाएगा यानी ए प्लस बी का बार प्लस सी, डी मॉर्गन थ्योरम यूज करोगे, डी मॉर्गन थ्योरम, तो ये क्या हो जाएगा, ये होल बार है, इसके ऊपर एक और बार लग जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डॉट बन जाएगा। डी मॉर्गन थ्योरम यही तो कहती है कि ए प्लस बी का अगर बार हो तो ए बार डॉट बी बार। यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी प्लस ई का बार प्लस एफ, ये होल बार, एक और बार आ जाएगा इसके ऊपर, तो ये बार से बार कैंसिल, तो कितना आएगा, ए प्लस बी का बार प्लस सी, इसके साथ क्या आ जाएगा, डी प्लस ई का बार प्लस एफ। इसके अलावा और आगे ओपन कर रखा है, तो ओपन क्या कर रखा है, ये इनको ओपन कर दिया, और ये इसको क्या लिखते हैं हम, इंडिविजुअल बार लिख देंगे, ए प्लस बी को क्या लिख देंगे, ए बार डॉट बी बार प्लस सी ऐसी है, वैसे ही यहाँ पर भी आ जाएगा डी बार डॉट ई बार प्लस एफ। ऐसा किस में है, ऐसा इस, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि टू सोर्स आर कोहेरेंट, दो सोर्स क्या आपके पास कोहेरेंट है, ठीक है, दो सोर्स क्या है, कोहेरेंट है। तो हिंदी में बोलते हैं कि दो स्रोत सुसंगत होंगे यदि, पहला ऑप्शन है दियर एम्पलीट्यूड आर इक्वल, अगर उनके आयाम इक्वल होंगे, फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज अ कांस्टेंट विद टाइम, यानी उनके मध्य जो समय के साथ कालांतर रहता है वो स्थिर रहेगा, एंड डी सी ऑप्शन दियर वेवलेंथ आर इक्वल, उनका तरंग दैर्ध्य समान होगा, डी ऑप्शन दियर एनर्जी आर इक्वल, यानी उनकी ऊर्जाएं समान होगी। तो क्या होता है कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, कल भी बताया था हमने, कोहेरेंट टाइम के ऊपर बताया होगा जब टेस्ट करवा रहे थे आई थिंक। तो कोहेरेंट टाइम क्या होता है, हाउ मेनी टाइम के लिए जो फेज शिफ्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो कोई भी कोहेरेंट तब बोला जाता है जब वो उसके बीच फेज समान हो, ठीक है, मतलब पहली वेव अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी भी क्या है, ऐसे ही जाए, ठीक है। तो इन दोनों के बीच देखोगे कहीं किसी भी पॉइंट पर फेज देखोगे तो सेम होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, कोहेरेंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ एमिशन 6000 एंगस्ट्रॉम एंड लाइफ टाइम दे रखा है इसका, टाउ इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 16, कह रहे हैं डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है। हिंदी वाले भी देख लीजिए, हिंदी में कहा है कि यदि उत्सर्जन की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम और जीवन काल 10 टू दी पावर माइनस जो है, क्या है, जीवन काल 10 टू दी पावर माइनस 6 सेकेंड है, तो प्रेरित उत्सर्जन गुणांक ज्ञात करिए, प्रेरित उत्सर्जन गुणांक ज्ञात करिए, ठीक है। फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है।
बताइए इसका कौन सा आंसर है। ठीक है, तो हमने कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन लिखवाया होगा, और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी कहा है वो, कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी ये लिखा होगा B21। स्टिमुलेटेड एमिशन जानते हैं क्या होता है? देखिए क्या होता है, आपके पास ठीक है, एक तो आपके पास यहां से कोई ग्राउंड में है, तो यहां पर उसको कुछ एनर्जी मिली तो वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। यहां से जब एनर्जी ली तो इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन। क्या बोल देते हैं? स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन बोल देते हैं। तो वो यहां रहेगा, यहां कितनी देर रहेगा, 10 to the power -8 सेकेंड, और खुद नीचे आ जाएगा। इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। क्या बोल देते हैं? स्पॉन्टेनियस इमिशन, जब ये खुद आएगा। लेकिन अगर आपने इसको कोई और एनर्जी दी और तब ये वापस आया, जैसे ये अभी आया 10 to the power -6 सेकेंड में ही आ गया, 2 सेकेंड पहले आया, इसका मतलब पहले इसको एक एनर्जी दी, एक फोटोन दिया। अब क्या हो जाएगा, ये फोटोन देंगे तो ये नीचे आएगा, तो इस ये जब नीचे आएगा तो इसको ही बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। इसको दिखाते हैं B21 से, इसको दिखाते हैं स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, ए ए सॉरी A21, और ये इमिशन होता है 1 से 2। ठीक है, तो ये कितना होता है, मैंने इसको याद करने को भी कहा आपको कि सी न्यू कितना हो जाएगा, 8 पाई, ठीक है, 8 पाई H न्यू। मैंने उल्टा लिखवाया होगा, इस 1 2 के लिए लिखवाया होगा, ठीक है, इंटू 2 1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सब वैल्यू रख सकते हो आप। अब जो ये आपके पास, चलिए इसको, अब ये जो न्यू इक्वल टू क्या होता है, C/λ। तो न्यू की वैल्यू रखो C/λ, तो लैम्डा ऊपर चले जाएगा, C तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा λ³ अपॉन 8 पाई H इंटू स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6000 एंगस्ट्रॉम ना, 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में कितना, 10 to the power -10 का होल क्यूब डिवाइड बाय 8, तो ऐसे ही रहेगा 3.14, और जो H है वो कितना होता है, 6.63, 10 to the power -34, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये कितनी सेकेंड बाद खुद से वापस आता है, 10 to the power -8 सेकेंड बाद। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए अब आप लोग। कर लोगे इसको सॉल्व, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो मैथमेटिक्स तो सब कर लेते हैं।
बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए तो नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, मैं इसको करता हूँ सॉल्व। ठीक है, वैसे इसका मेरा सी ऑप्शन आ रहा है। चलिए ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, दो क्वेश्चन है जो कि मैं पेपर के लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट, मिनिमम थिकनेस ऑफ क्वार्टर वेव प्लेट ऑफ कैल्साइट फॉर लैम्डा इक्वल टू दे रखा है आपके पास, लैम्डा दे रखा है, लैम्डा दे रखा है 546 एंगस्ट्रॉम, प्रिंसिपल इंडिसेस ऑफ कैल्साइट इक्वल टू दे रखा आर इतना। तो बताइए क्या होगा। हिंदी में भी लिखेंगे इसको कि आपके पास कैल्साइट की एक चतुर्थांश तरंग पट्टिका की न्यूनतम मोटाई 546 एंगस्ट्रॉम के लिए होगी। दिया गया कैल्साइट के लिए मुख्य सूचांक 1.652 एंड 1.48। तो बताइए कितना होगा मिनिमम थिकनेस टी। तो दो चीज करवाया होगा हमने, क्वार्टर प्लेट और हाफ प्लेट करवाया होगा। वहां थिकनेस के लिए फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों के पास। ठीक है, तो वो दो फॉर्मूले यूज करने, वहां पर जो टी है वही क्या है, थिकनेस का है। ठीक है, किसी को ध्यान है। क्वार्टर वेव प्लेट के लिए ध्यान है कितना, लैम्डा बाई 4 कितना होता था, लैम्डा बाई 4 म्यू ई माइनस क्या है, लैम्डा बाई 4 म्यू ई। टी कहाँ होता था, टी इक्वल टू लैम्डा बाई 4 म्यू ओ माइनस म्यू, मतलब ई कहाँ पे होता था, ये होता था या हो सकता है कि ये आगे हो। ठीक है, ठीक है, ये है आई थिंक करेक्ट है, आप लोग कोई कंफर्म कर दीजिए। ठीक, तो टी इक्वल टू कितना, लेमडा कितना हो जाएगा 546 10 to the power -10 और 4, और ये दे रखा है कितना, कैल्साइट के लिए जो दे रखा है 1.652 -1.48। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करो फिर, कितना आंसर आ रहा है। हम्म, कितना आंसर है सबका।
ये म्यू ओ माइनस म्यू ई होगा, यही होगा। ये वाला कंफर्म कर दो, ये मुझे जो लग रहा है वो म्यू ई माइनस म्यू ओ होगा। ऐसा होना चाहिए। मेरे पास नोट्स नहीं है, मैं जितना मेरे को रिकॉल है वही। ठीक है, अब ये सही है। मैं कहाँ चेक करूँ? मैं क्लास में लिखवा दिया, मेरे पास नोट्स तो है नहीं कि जो मैं चेक करूँ। लिखवाया होगा, जो भी क्लास में लिखवाया वही। ठीक है, कोई नहीं, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कर लो फिर। हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा ये। अब इसमें बच्चा ही क्या सॉल्व करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स लगाना है, और तो कुछ है नहीं। नहीं तो म्यू ई की वैल्यू ये है ना। अरे उससे पॉजिटिव नेगेटिव से कोई इफेक्ट, मैग्नीट्यूड बता दो आप लोग तो। म्यू ई माना है मैंने, जो कहा कि क्या है आपके पास 1.52, और ये माना है मैंने म्यू। ठीक है, आ गया सबका। ठीक है, तो इससे देख लेना, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो जहां पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू ई है और म्यू ओ है। ठीक है, आपके पास ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, वैसे इनका डिफरेंस जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है बाय फ्रिंजेस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, चलिए।
तो नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यू ई माइनस हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक किससे रिलेटेड है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेटेड है? कंजर्वेशन ऑफ हीट से या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से? जल्दी से सारे आंसर दे दो। तो ऊर्जा संरक्षण पे हैं, जिनका ए ऑप्शन आ रहा करेक्ट आ रहा। अच्छा जी बताइए, गिब्स फंक्शन की बात बताइए, गिब्स फंक्शन क्या होगा? तो सबको याद है, स्पॉटी भी याद है, याद रखना। ए गर ए यू, आपको चाहिए जी, तो सामने यू के पास जाओ, तो जी इक्वल टू यू तो आएगा ही। फिर आधे में आ गए, यहाँ से ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो। ऊपर जाओगे तो पी, पी के सामने क्या है वी। नीचे उतर रहे हो, सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हो, एनर्जी नहीं खर्च होगी ज़्यादा। टी के पास पहुंच गए, टी लिख दिया। टी से जब ऊपर जाओगे, टी के सामने क्या है आपके पास? एस है, ठीक है। एस है तो एस ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है तो माइनस। तो जिनका सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। क्लाउसिस कैप्रोन इक्वेशन क्या है? क्लाउसिस कैप्रोन इक्वेशन कौन सी है? तो क्लाउसिस कैप्रोन इक्वेशन इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डीपी बाई डी टी, एल, एल इज द लेटेंट हीट, टी वी टू माइनस वी वन, ठीक है। तो जिनका सी ऑप्शन आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बताइए जल्दी से, एंट्रोपी की यूनिट बताओ, ठीक है। एंट्रोपी की क्या यूनिट होगी? तो एंट्रोपी की जो, एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है वो टीडीएस इक्वल टू कितना होता है? डी क्यू, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। यहाँ से डी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी क्यू बाई टी। तो देखिए जूल में भी हो सकता है और ठीक है, जूल केल्विन भी हो सकता है और कैलोरी केल्विन भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, क्योंकि इसकी जो यूनिट होगी वो जूल में भी हो सकती है और कैलोरी में भी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत करेक्ट ऑप्शन है। तो ये तो कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, साबुन के बुलबुले के अंदर जो सोप बबल है उसके अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होगा? तो 4 होता है। पानी के बुलबुले के अंदर 2T/R होता है, T इज ए टेंशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर पानी का बुलबुला होगा तो क्या हो जाएगा उसके 2T/R हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास, सॉरी सॉरी, नेक्स्ट है, डबल रिफ्रैक्टिव क्रिस्टल आर नेगेटिव, नेगेटिव क्रिस्टल है, वेलोसिटी दे रखी है v एंड v, ve और vo, वेलोसिटी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड ऑर्डिनरी रेज आर रेस्पेक्टिवली। तो आपके पास मैंने कहा था नेगेटिव क्रिस्टल और आपके पास पॉजिटिव क्रिस्टल, दो टाइप के क्रिस्टल, ठीक है। इसमें क्या कहा था मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है आपके पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा होगा किसका बड़ा होता है? ऑर्डिनरी रेज का। और इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस होता है ऑर्डिनरी रेज का, ठीक है। ये होता है। अब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू कितना है, कितना होता है? सी बाय लैम्डा, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपके पास सी बाई वी। तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब अगर ये एक दूसरे के उल्टा है तो ये क्या हो जाएगा, इसके केस में क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी हो जाएगी ई वाले की वो ग्रेटर हो जाएगी
ओ वाले के कंपैरिजन में। वैसे यहाँ पर जो वेलोसिटी है ई वाले की वो लेस हो जाएगी ओ वाले से। ठीक है, तो वेलोसिटी में उल्टा हो जाएगा, तो कोई एक याद रखें। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रख लेना, वेलोसिटी आप खुद निकाल लो। ठीक है, तो जिनका ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, जिनका ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आप लोग आई होप कर लेंगे सब लोग। कार्नोट इंजन कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी बताइए। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी है, कार्नोट इंजन की दक्षता बतानी जो कि वर्क करता है इस इन टेम्परेचर के बीच में। तो क्या हो जाएगा कार्नोट की ई इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस टीसी, मतलब सिंक का टेम्परेचर अपॉन सोर्स का टेम्परेचर। तो पहले तो टीसी कितना है, सिंक का टेम्परेचर लो टेम्परेचर होता है 127 डिग्री, तो इसको केल्विन में बदलो 200 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कितना हो रहा है 7 3 10 9 10 और कितना हो रहा है 2 3 3000, 1000 हो जाएगा ना। सॉरी, कितना हो रहा है 0, और ये कितना हो रहा है 10, और ये 3 4 400, 4000। ठीक है। हम्म और वैसे ही दूसरा टीएच कितना हो रहा है, ये है 727 प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा, ये बनेगा ये भी 0, और सात ये 1000 बन जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ रख दो 1 माइनस 4/10, तो कितना आ जाएगा 4/10, इसलिए दो जीरो कैंसिल कर दिए। 10 में से 4 6/10। ठीक है, तो इन 200 करो तो कितना आ जाएगा 60%। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। द रेशियो ऑफ adiabatic and isothermal elasticities is ES upon ET. Which of the following relation is true? ए ऑप्शन कह रहा है ES बाई टी इक्वल टू CP बाई CB। बी ऑप्शन कह रहा है ES बाई ET इक्वल टू CB बाई CP। सी ऑप्शन कह रहा है ET बाई ES, ठीक है, CP बाई CB, और ES बाई टी इक्वल टू CP बाई CB। ठीक है, जिनका ये पेपर है उनके बहुत ही कम 5-6 क्वेश्चन ही गलत है, बाकी तो सारे सही है। हम्म। पूरी फिजिक्स में देखना सारे क्वेश्चन सही कर रखे हो ना। कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोगों के ना? मुझे जो लग रहा है, मुझे तो दिख रहे हैं कि पाँच 4-5 ही क्वेश्चन गलत है। अगर मान लीजिए ऑन एवरेज 8 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो 2 ही मार्क्स तो कटेंगे। 8 क्वेश्चन से ज्यादा गलत तो दिखे नहीं मुझे इनके, 2 मार्क्स कटेंगे। है? चलिए, ए इज ए करेक्ट ऑप्शन, कैसे मैं बता देता हूँ। तो आप लोग मेहनत करिए, खूब पेपर है अच्छे से दीजिए, अब कूल रहने की जरूरत है। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। चलिए, वैसे मैं आज कल आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं कि आपके पास आइसोथर्मल, और पहले आइसोथर्मल की बात कर लेते हैं ताकि 2-3 चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, यहां से आइसोथर्मल की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आइसोथर्मल की बात कर लेते हैं। तो आइसोथर्मल में क्या होता है, आपके पास जो पीवी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
तो पी डी बी प्लस वी डी पी इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से पी निकालू तो कितना रहेगा, वी डी पी बाय डी वी। यही तो होता था, ये होता था आपके पास बल्क मॉडुलस। क्या होता है? बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी तो है मॉडुलस। तो इसको क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? ये हो गया बल्क मॉडुलस। नाम मान लीजिए, इसका नाम दे रहा हूं मैं, बल्क मॉडुलस को लिख रहा हूं मैं, कुछ भी नाम दे देता हूं, जैसे इन्होंने लिखा है ई टी लिखा है। ई टी कितना आ गया? पी आ गया। वैसे ही किसके लिए एडियाबेटिक की बात कर लेते हैं। एडियाबेटिक में क्या होता है? पी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब p इज ए फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन, गामा v की पावर गामा माइनस वन, और क्या हो जाएगा dv प्लस कितना हो जाएगा v की पावर गामा ऐसी dp इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास? यहां पे क्या हो जाएगा? अब ये कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? p, ये कितना आ जाएगा आपके पास? ये गामा v की पावर गामा माइनस कितना आ रहा है? ये आ रहा है माइनस के v की पावर गामा डी पी बाई डी वी। इसको भी आप डिवाइड करोगे नीचे, तो p गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा? v डी पी बाई आ जाएगा डी वी। ये है ये भी बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है। लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया था कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस में रिलेशन। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी की, तो ये कितना हो जाएगा? मैंने इसका नाम रख दिया ई एस। तो इन दोनों में ऐसा रिलेशन आ रहा है कि आपके पास अगर मैं ई एस बाय ई टी करूं, तो ई एस की वैल्यू है पी गामा, और ई टी की वैल्यू है पी। पी से पी कैंसिल, तो ई एस बाय ई टी, ये कितना आ गया आपके पास? गामा। अब गामा की वैल्यू जानते हैं आप सब लोग, गामा इक्वल टू होता है, गामा इक्वल टू होता है सी पी अपॉन सी बी। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? सी पी अपॉन सी बी। तो ऐसा किसी ऑप्शन में, किस ऑप्शन में? तो ये आपके पास है, ए ऑप्शन में करेक्ट है। ठीक है, सी पी बाई सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर जो एंगल, द रेश क्या है बताया आपके पास? द रेशियो बिटवीन, ये दे रखा रेशियो बताना, 100 डी 110 डी 11 सॉरी 100 110 11 इंटरप्लेनर स्पेसिंग बतानी है। तो चलिए मैं क्यूबिक के लिए बता देता हूं आपके पास। जो इंटरप्लेनर स्पेस होती है ना, दो प्लेन्स, मान लीजिए आपके पास ये प्लेन है, क्रिस्टल में ऐसे प्लेन है, तो इनके प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं इंटरप्लेनर स्पेस है। इसको कैसे दिखाते हैं? डी एच के एल। ये क्या होता है? 1/√h² अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो अगर आपके पास क्यूबिक है, क्यूबिक में क्या होता है? क्यूबिक में ए बी और सी इक्वल होता है, तो ये कितना हो जाएगा? एच। ठीक है, ये एच के एल क्या होते हैं? इनको बोलते हैं मिलर इंडिसेस।
क्या बोल देते हैं, मिलर इंडिसेस। किस काम आता है, किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी प्लेन की ओरिएंटेशन दिखाने के काम आता है, कहाँ तक जा रहे हैं। जैसे 1 0 0 जा रहा है, ये प्लेन है, 1 1 0, तो ये प्लेन है, तो प्लेन की ओरिएंटेशन बताता है क्रिस्टल में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये सब कॉमन है तो ये आ जाएगा ऊपर a अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां पर पहले वाले के लिए क्या दे रखा था, फर्स्ट वाले के लिए दे रखा, फर्स्ट प्लेन दे रखा D 1 0 0, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, D 1 0 0 के लिए कितना हो जाएगा, a, ये h की वैल्यू है, h के l, तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो a आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं 1 1 0 की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, a अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो यानी a/√2। वैसे ही कितना, D 1 1 के लिए पूछा है तो ये कितना बनेगा, a अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1, यानी जो भी आ रहा होगा 1/√3 आ रहा होगा। तो अब आपसे पूछा है कि इनका रेशियो बताओगे तो कितना हो जाएगा, a/√2 और a/√3, यानी आपके पास 1 दे रखा होगा, 1/√2 और 1/√3, ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, सबको समझ आया, देख लीजिए एक बार। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ टेंथ जोन इन जोन प्लेट इज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। द वेवलेंथ ऑफ 5000, द वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम विल बी। तो जब भी हम करते हैं आपके पास फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट, फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट, तो कितना हो जाता है फोकल लेंथ, एफ एन इक्वल टू कितना, आर एन स्क्वायर अपॉन एन लेमडा ना, यही होता है। हम्म, तो यहां पर कर लीजिए आर, ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 20, ये कितनी, आर एन स्क्वायर, एन की वैल्यू दे रखी है 10, लेमडा दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम। चलिए इसको सॉल्व करिए आप लोग। हम कितना आ जाएगा, कितना आ गया सबका।
ऑप्शन तो आप बताओगे मेरे को। अच्छा, ऑप्शन बताना है, ये है ऑप्शन। ये ऑप्शन। नहीं नहीं, नहीं हो रहा क्या सॉल्व? ए तो नहीं है, सी ऑप्शन है शायद। कर लेना, सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। सी क्या आपके पास करेक्ट ऑप्शन है? हाँ, मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। 1/1000 आ जाएगा ना, तो मैं सॉल्यूशन भेज दूँ आप लोगों को। मैंने कहीं किया था ये सॉल्व। मैं बता देता हूँ, पूरा सॉल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है? मैंने सॉल्व किया था इसे, कैसे आंसर मैच नहीं करेगा ऐसे तो। ठीक है, क्योंकि मैं आंसर बता रहा हूँ तो इसका मतलब सॉल्व किया होगा मैंने। ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व किया। ठीक है, ये आपके पास हो गया। 10 × 5000, 10 ये हो जाएगा। अब आपके पास देखिए, इसको मैं पहले मीटर में चेंज करूंगा तो कितना लिखूंगा, 0.2 मीटर। अभी कितना हो जाएगा, RN² अपॉन कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया था ना, इसको मीटर में चेंज कर दिया। अभी कितना हो गया, 3 3 4, यानी 5 × 10⁻⁻⁶। चार तो हो गए प्लस पॉजिटिव। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, अब देखिए यहाँ पर, तो 0.2 × 5 × 10⁻⁶। तो अगर मैं इसको, देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको किस में बदलूं, यहाँ पर डिवाइड कर लूं, क्योंकि ये पॉइंट के बाद एक जीरो लगा दूं, 10, तो 10 पूरे से कट जाएगा ये पूरा। तो यहाँ सिर्फ 10⁻⁶ बचेगा। ठीक है, 10⁻⁶ इक्वल टू कितना, सॉरी, 10⁻⁻⁶ बचेगा, RN²। तो यहाँ पर जब मैं इसको क्या करूँगा, आपके पास रूट करूँगा तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर करूँगा तो R⁻³ इक्वल टू RN। तो यहाँ से RN की वैल्यू कितने आ जाएगी, 1/10⁻, सॉरी, 1000। तो कितना आ जाएगा, 0.001 मीटर। इसमें इतनी मैथमेटिक्स नहीं थी। ठीक है, इसीलिए क्लियर है सबको, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो की जो है आपके पास दे रखी है, एक येलो लाइट है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज की, रिप्लेस की गई है। कह रहे कि रिप्लेस एन बाय द रेड फ्रिंज, द फ्रिंज ब्रीथ विल बी इंक्रीज डिक्रीज या। तो नॉर्मली फ्रिंज ब्रीथ का फॉर्मूला पूछा था, अगर लैम्डा चेंज होता है क्या होता है, फ्रिंज ब्रीथ का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, लैम्डा डी इक्वल टू कितना होता है, फ्रिंज ब्रीथ इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, यही तो होता है लैम्डा।
कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो अगर आपके पास क्या होता है, लैम्डा शिफ्ट होता है, ठीक है, अगर लैम्डा शिफ्ट होता है किससे, रेड की तरफ से, रिप्लेस्ड बाय, ये क्या है, येलो लाइट इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय रेड, तो लैम्डा शिफ्ट होता है हायर की तरफ, तो लैम्डा इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर लैम्डा इंक्रीज हुआ तो आपके पास ये भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जिनका ए ऑप्शन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि ऑप्टिकल एक्सिस इन क्रिस्टल डायरेक्शन, ऑप्टिकल एक्सिस में क्या होता है। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी ऑप्टिकल एक्सिस है आपके पास, तो ऑप्टिकल एक्सिस में, ऑप्टिकल एक्सिस के दौरान क्या होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू ई का, म्यू ई ओ के बराबर हो जाता है, और वेलोसिटी भी किसके बराबर हो जाती है, ओ के बराबर। जिनका ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा सोर्स कोरेंट है, कोरेंट सोर्स है, तो सोडियम लैम्पनी लेजर लाइट इज ए कोरेंट सोर्स होता है, ठीक है। नहीं, सोडियम लाइन में फिर भी डिफरेंस आता है इस पर। बोथ कहाँ पे बोला आपने, तो एनर्जी, एनर्जी, क्वांट ऑफ एनर्जी ऑफ लेटिस वाइब्रेशन को फोनोन बोलते हैं, क्वांट, ठीक है। तो 76 का डी ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यूनिवर्सल गेट। तो नैंड गेट इज ए यूनिवर्सल, नैंड और नॉर दो यूनिवर्सल गेट होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 3712 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अभी कहा मैंने कि 3 बिट बाइनरी होता है, ठीक है, 3 बिट बाइनरी तो होता है। तो 3 बिट बाइनरी के लिए 3, 7, 1 और 2, 3 बिट बाइनरी कितना हो जाएगा, इससे पहले वाला पॉइंट वाला देख लो, 7 को कैसे लिखेंगे, 1 1 1, और इसको कैसे लिखेंगे फिर, 1 1 0, कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। और 1 को कैसे लिखेंगे, पॉइंट के बाद 0 0 1, इधर से काउंट होंगे पॉइंट के बाद, ध्यान रखना, 0 0 1, और 2 को कैसे लिखेंगे आपके पास, ये 0 0, तो हम तो वही ऑप्शन उठा रहे हैं, 1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सबको समझ आ गया होगा, 3 बिट बाइनरी बोलते हैं, ठीक है। तो जिनको नहीं समझ आया मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि 37.12 को आप बाइनरी में कैसे लिखेंगे। तो पहले लिखते हैं कि 3 एक साइड लिख देते हैं, 7 और 1 और 2। कह रहे हैं कि बाइनरी जो ऑक्टल होता है वो 3 बिट बाइनरी होता है, यानी 3 बिट से मिलकर बना होता है, यानी 4 2 1, 4 2 1 इनसे मिलकर बना होगा, 4 2 1। तो अब देखो, 3 को, 3 मिलने के लिए, 3 जो किस किस से मिलकर बनता है, 3 2 प्लस 1 ही तो होगा, तो जिनसे मिलकर बना उनके नीचे 1 1, अदरवाइज 0। यहाँ पर 7, तो 4 2 6 7 तीनों मिलकर बना तो 1 1। यहाँ 1 किससे मिलकर बनता है, सिर्फ 1 से, तो जिससे मिलकर बनता है उसके नीचे 1, अदरवाइज 0। यहाँ 2 है, 0 0, तो यही आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है कि आपके पास 2b16 को ऐड किया 84 16 में। तो हमने कहा था कि 9 के बाद, जैसे इसमें आता है 9 के बाद जो आता है, जैसे 9 तक चलता है, यानी 0 से 9 तक हेक्सागोनल में, जैसे 10 11 12 आ जाता है, वहां पर ए बी सी लिखते हैं। तो ये हो गया 12, तो इसको इससे जोड़ोगे तो ये हो गया 10,
और इसको इससे जोड़ोगे तो कितना हो गया, 12 4 कितना 11 4 कितना हो गया 15। ऐसा कुछ बन रहा होगा ये। अब 10 को क्या लिखते हैं, ए, ठीक है, और 15 को क्या लिखते हैं, एफ, AF16। इसीलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी इज ए करेक्ट ऑप्शन है। चलिए इसको बताइए ये किसकी ट्रूथ टेबल है। तो ये आपके पास चेक कर लेना, और में तो हो नहीं सकता, और तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 0 + 0 0, ये 1 + 1 आना चाहिए था, ये नहीं फॉलो कर रहा और वाला। दूसरा, नैंड गेट की बात करते हैं, तो नैंड गेट में क्या होता है, एंड कितना 0.0 में अगर A.A बार होता है तो 0.0 होता है, ये 1 आना चाहिए था, तो नैंड भी नहीं। एक्सक्लूसिव और की गेट करते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एक्सक्लूसिव और गेट में क्या होता है, एक्सक्लूसिव और गेट में जो आउटपुट आता है वो आता है A B बार प्लस बी बार, सॉरी BA बार, ये आता है एक्सक्लूसिव और गेट में आउटपुट। तो देखो अगर मैं सारे ऑप्शन फॉलो करेगा ये, अगर डी वाले को चेक कर लेता हूँ, 1.1 का बार प्लस 1.1 का बार, तो 1.0 प्लस 1.0 तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा, तो करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें से करेक्ट, सी इज ए करेक्ट ऑप्शन, सी के करेक्ट ऑप्शन। चलिए आज के लिए इतना ही है, करते हैं लंच टाइम पे कर लेंगे, 1 बजे के आसपास कर लेंगे बाकी क्वेश्चन, ठीक है। 1 बजे मतलब 2 बजे से करेंगे, ठीक है, आज ही करेंगे, 2 बजे ही करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फॉर्मूले रिवीजन करते रहिए। थैंक यू। कुछ क्वेश्चन पूछना है? कुछ क्वेश्चन पूछना है? कौन सा रह गया, 72? अच्छा, कॉम्प्लीमेंट एडिशन, कॉम्प्लीमेंट एडिशन मतलब 40 और 41, 40 और 41, 40 और 41 तो करवा देंगे। 40 41 किसने पूछा, 40 41 तो करवा दिए थे कल। अरे पूरा, अच्छा मेरे सेट की बात करो, आपके पास अलग सेट है। अच्छा जो 2 क्वेश्चन करवाए थे, मैंने कहा था मैं करवाऊँ, ठीक है, ठीक हो जाएंगे वो। ओके, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है सर, जोन प्लेट में फोकल लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला है उसका है? एक और फॉर्मूला है, नोट्स रिवीजन, लास्ट टाइम फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। चलिए ठीक, बाकी मिलते हैं कल, ऐसे डिस्कशन कल करेंगे, 15 अगस्त के दिन कल करेंगे डिस्कशन, ठीक।